हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आदर्श ग्रुप ऑफ एजुकेशन के इस नए वीडियो में। आज आप लोग पढ़ने वाले हो रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण, समीकरण के प्रकार, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, यानी वो सब चीज़ आज आप पढ़ने वाले हो जो एक रसायन विज्ञान को समझने के लिए हर चैप्टर की हर लाइन में आने वाला जो टॉपिक है उसको अच्छे से समझने के लिए आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस लेसन का ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन देखा था। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग इन सभी रसायन विज्ञान के लेसन की जड़ पढ़ेंगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं हम लोग। प्यारे बच्चों, जैसे आपको दिखाई दे रहा है रासायनिक अभिक्रिया। ये अभिक्रिया क्या है? आप दैनिक जीवन में चारों तरफ नजर दौड़ाओ या न दौड़ाओ तो अपने अंदर ही नजर दौड़ाओ चाहिए, आपको पता चल जाएगा रासायनिक अभिक्रिया क्या है। हम लोगों ने अभी जैसे मैंने ऑक्सीजन गैस ली है और वापस कौन सी गैस छोड़ी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब देखो, ली तो मैंने ऑक्सीजन गैस है और बाहर कौन सी निकली है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मेरे कोई शरीर के अंदर कोई कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कुआं थोड़ी है जो मैं ऑक्सीजन भरता जाऊंगा और CO2 बाहर निकालता जाऊंगा। इसका मतलब फाइनली मेरी बॉडी में एक अभिक्रिया हुई है, एक समीकरण हुई है, एक रिएक्शन हुई है, जिसके कारण ऑक्सीजन ने मेरी बॉडी में किसी के साथ क्रिया की होगी, कोई ग्लूकोज के साथ, और उस क्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला होगा। ठीक इसी प्रकार आप लोग बाहर गली के अंदर, घर के अंदर बाहर पड़ा हुआ लोहे का कील या लोहे का कोई भी पार्ट, उसके ऊपर आपने जंग लगते हुए देखा होगा। अब जंग ऐसे तो लगा नहीं होगा, उसमें फाइनली कोई ना कोई अभिक्रिया जरूर हुई होगी। तो बहुत सारे दैनिक जीवन में काम आने वाली अभिक्रिया आपकी देखी हुई है। यहाँ तक कि आप अपने रसोई के अंदर आप दूध के अंदर थोड़ा दही थोड़ा सा मिलाते हो तो दूसरे दिन वो पूरा का पूरा दूध दही में बदल जाता है, तो फाइनली वो भी एक प्रकार की अभिक्रिया है। तो अब हम अभिक्रियाओं को समझते हैं कि दरअसल में इसकी परिभाषाएं क्या होती है, किस प्रकार से हम समझ सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने एक समीकरण बहुत ही जैसे 7th क्लास से पढ़ते जा रहे हो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण होता है। प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? जल का निर्माण करते हैं। तो हाइड्रोजन भी एक प्रकार का पदार्थ है और ऑक्सीजन भी एक प्रकार का क्या है? पदार्थ है। और इन दोनों ने आपस में क्रिया की और जिससे एक नया पदार्थ बना, उसका नाम क्या है? जल है। तो परिभाषा कितनी सिंपल हो गई, नोट करो। पदार्थों का आपस में क्रिया करना, ये दो पदार्थ है, पदार्थों का आपस में क्रिया करना और नए पदार्थों के निर्माण करने की प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया? पदार्थों का आपस में क्रिया करना और नए पदार्थों का निर्माण करना, ये क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। प्यारे बच्चों, ठीक इसी प्रकार से जैसे मेरे पास कोई लकड़ी है, कोई कोयला है, ठीक है, और इसका मैं दहन करवाता हूं, तो दहन के लिए कौन सी गैस सहायक है? ऑक्सीजन गैस सहायक है। और इससे गैस निकलेगी एक, उस गैस का नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्यारे बच्चों, कोयला और ऑक्सीजन ने आपस में क्रिया की कि नहीं की? और नया पदार्थ बना कि नहीं बना। इसी पूरी प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो आपने परिभाषा नोट कर ली होगी। पदार्थों का आपस में क्रिया करना और नए पदार्थों के निर्माण करने की प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों, अब आपने नाम सुना होगा रासायनिक समीकरण, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में कोई अंतर नहीं है। इस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर ध्यान देना, रासायनिक समीकरण की परिभाषा क्या होगी? रासायनिक अभिक्रिया के अंदर भाग लेने वाले पदार्थ और नए बनने वाले पदार्थों को रासायनिक सूत्रों, उनकी अवस्थाओं और तीर के निशान के द्वारा प्रदर्शित कर दिया जाता है। तो उस अभिक्रिया को हम रासायनिक समीकरण बोल देते हैं। जैसे ये आपकी एक अभिक्रिया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन को हम ऐसे लिखते हैं और ऑक्सीजन को हम
ऐसे लिखते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों अणु आपस में क्रिया करके जल का निर्माण किया है, और जल का सूत्र है H2O, और बराबर की जगह क्या लगा देते हैं हम, एक तीर का निशान लगा देते हैं। तो इस प्रकार की इसी ऊपर वाली अभिक्रिया को अगर मैं ऐसा लिख देता हूं तो इसको हम क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहेंगे। तो रासायनिक समीकरण की परिभाषा नोट करो आप लोग। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को और नए बनने वाले पदार्थों को प्रतीकों एवं सूत्रों की सहायता से लिख दिया जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग रासायनिक समीकरण बोल देते हैं। प्यारे बच्चों, आपने अभी रासायनिक अभिक्रिया देखी और रासायनिक समीकरण देखी। जैसे ये एक अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया जैसे कोयला को हम किससे प्रेजेंट कर देते हैं, कार्बन से, और ऑक्सीजन को O2 से। बराबर की जगह क्या लगाना है, तीर का निशान, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या लिख देते हैं अपन, CO2 लिख देते हैं। तो ये एक प्रकार की क्या बन गई है बताइए, रासायनिक समीकरण बन गई है। ठीक है, तो हमने देखा कि पदार्थों का आपस में क्रिया करना, नए पदार्थों के निर्माण करने की प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को और नए बनने वाले पदार्थों को सूत्रों, उनकी भौतिक अवस्थाओं, जो भौतिक अवस्थाएं क्या होती है अभी बताने वाला हूं, और प्रतीकों के द्वारा प्रदर्शित कर दिया जाता है। तो उसे कह देते हैं रासायनिक समीकरण। अब बच्चों, इस रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में हम व्यक्त करते हैं, रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक समीकरण के दो भाग होते हैं। नंबर पहला भाग होता है अभिकारक, जिसे हम क्रियाकारक या फिर इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इसे रिएक्टेंट, जो रिएक्ट होता है। और दूसरा भाग होता है उत्पाद। उत्पाद को हम बोलते हैं क्रियाफल, या फिर हम बोलते हैं प्रोडक्ट। जैसे बोलते हैं पतंजलि के उत्पाद, पतंजलि प्रोडक्ट, वैसे ही बोल देते हैं। तो रासायनिक समीकरण के कितने भाग होते हैं, दो। नंबर एक अभिकारक, नंबर दो उत्पाद। अभी अभी मैंने एक आपको समीकरण बताई थी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, जल का निर्माण करते हैं। तो ये एक प्रकार की रासायनिक समीकरण है। इस रासायनिक समीकरण में जो पदार्थ भाग ले रहे हैं उन पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण के दो भाग होते हैं, हेडिंग डालना। नंबर एक अभिकारक, अभिकारक से कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया या समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है। तो याद रखना बच्चों, ये यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, अभिकारक है। इसका दूसरा नाम क्रियाकारक, क्रिया का मतलब काम, कारक करने वाला। ये दोनों काम करने वाले हैं, और इन काम करने से जो फल मिलता है ये कौन सा है, जल। तो इसको हम कह देते हैं उत्पाद। तो प्यारे बच्चों, अभिकारक की परिभाषा क्या हुई, पदार्थों का आपस में क्रिया करना और नए पदार्थों का निर्माण करना क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया। इसके कितने भाग होते हैं, दो। पहला भाग कौन सा है, अभिकारक। अभिकारक से कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान नए बनने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। नीचे देश लगा लिखना है, जब दो या दो से अधिक अभिकारक हो तो बीच में प्लस का निशान लगाया जाता है। जब दो या दो से अधिक उत्पाद हो, इधर एक ही है, तो भी बीच में प्लस का निशान लगाया जाता है। अभिकारक को हमेशा तीर के निशान से बाईं तरफ लिखा जाता है, और उत्पाद की तरफ आपको लिखना है, उत्पाद को हमेशा तीर के निशान से दाईं तरफ लिखा जाता है। तो ये बात हो गई हमारी अभिकारक और उत्पाद की। अब हमें देखना है कि रासायनिक अभिक्रिया के अंदर, या समीकरण बोलते जाओ से आप, कोई दिक्कत नहीं है, रासायनिक अभिक्रिया के अंदर शामिल यानी किन किन चीजों को शामिल किया जाता है। देखो किन किन चीजों को शामिल किया जाता है। नंबर एक, आप बताओ हाइड्रोजन ठोस अवस्था में है कि गैस अवस्था में है कि द्रव अवस्था में है कि जलीय विलयन। तो आप देखोगे कि हाइड्रोजन गैस अवस्था में है, और ऑक्सीजन भी कौन सी अवस्था में है, गैस अवस्था में। और इससे क्या बन रहा है, जल।
और ये जल कौन सी अवस्था में बन रहा है? द्रव अवस्था में। द्रव को हम इसे लिक्विड LiQ से लिखते हैं, और गैस को हम किससे लिखते हैं? G से, और गैस को हम किससे लिखते हैं? G से। यानी अभिकारक क्या है? गैस, और उत्पाद क्या है? द्रव। यानी गैस से क्या बना है? द्रव। तो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन होता है। किसकी अवस्था में? पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। दूसरा यह है कि इनके रंग में परिवर्तन हो सकता है। किस में परिवर्तन हो सकता है? रंग में। जैसे आपके आसपास ऑक्सीजन है, ये आपको दिखाई नहीं दे रही है, बहुत ज्यादा पारदर्शी है, तो हाइड्रोजन भी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन जल आप आसानी से देख सकते हो, तो रंग में भी परिवर्तन होता है। 3 नंबर, एक रासायनिक अभिक्रिया में ताप में परिवर्तन हो सकता है, और रासायनिक अभिक्रिया के अंदर गैस का उत्सर्जन भी, जो हम आगे पढ़ेंगे ऊष्माशोषी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में उत्सर्जन भी हो सकता है। तो आप हेडिंग डाल लेना, एक क्वेश्चन आ सकता है रासायनिक अभिक्रिया के अंदर किन किन को शामिल किया गया है। तो ये हो गया अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन और गैस में परिवर्तन। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा रासायनिक अभिक्रिया, इसके पश्चात रासायनिक समीकरण, इसके पश्चात रासायनिक समीकरण के भाग, इसके पश्चात रासायनिक अभिक्रिया या समीकरण में किन किन चीजों को शामिल किया जा सकता है। अब देखो, एक रासायनिक समीकरण के अंदर, जैसे अभी मैंने एक समीकरण लिखी थी C+O2, क्या बना? CO2। यानी कार्बन, कोयला और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना है? CO2 बना है। तो ये अभी तक रासायनिक समीकरण पूर्णतया नहीं है। रासायनिक समीकरण में अगर कोई पदार्थ ठोस हो, याद रखना, नोट करना इसको, तो ठोस हो तो उसे S से लिखा जाता है, सोलिएट, अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो। अगर पदार्थ कोई गैस हो तो उसे G से लिखा जाता है। अगर कोई पदार्थ द्रव हो तो उसे लिक्विड से लिखा जाता है। और अगर कोई पदार्थ जलीय विलयन हो, जलीय विलयन, तो एक्वस, यानी इसे AQ से लिखा जाता है। जैसे इस समीकरण में कोयला ठोस है, हम क्या लिखेंगे? S। ऑक्सीजन गैस है तो क्या लिखेंगे? G। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस है, तो क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे G। जैसे कि मान लीजिए मैग्नीशियम है मेरे पास, और मैग्नीशियम ने किसके साथ अभिक्रिया की है? ऑक्सीजन के साथ, और इससे क्या बना है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर ये किस प्रकार बना है तो वो भी मैं बता दूंगा आपको थोड़ी देर में। मैग्नीशियम ठोस है तो हम इसके लिए यहाँ पे क्या लगाएंगे? S। ऑक्सीजन गैस है तो इसके लिए क्या लगाएंगे? G। मैग्नीशियम ऑक्साइड ठोस है तो इसके लिए क्या लगाएंगे? हम S लगाएंगे। इस प्रकार से हम रासायनिक समीकरण को लिखेंगे। तो ये इनको बोलते हैं अपन भौतिक अवस्थाएं, यानी रासायनिक समीकरण की भौतिक अवस्थाएं बताइए। यानी ठोस को क्या लिखा जाता है, गैस को क्या लिखा जाता है, द्रवों को क्या लिखा जाता है, जलीय विलयन को क्या लिखा जाता है। तो आपको ये अच्छे से आपको नोट करना है। अब हम लोग आपको, तो बच्चों अब हम देखेंगे, यहाँ पे आपके पास में अभिकारक लिखे हुए हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, मैग्नीशियम क्लोरीन, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये आपस में क्रिया करके कौन से उत्पाद बनाएंगे। मैं आपको समीकरण बनाना सिखा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी बातें अभी बताने वाला हूँ, गौर करना। लगभग तीसरे या चौथे वीडियो में मैंने आपको ऑक्सीकरण अवस्था या संयोजकता बताई थी। अगर आपको वो संयोजकता, मैंने कहा था कि हर टॉपिक के अंदर, हर चैप्टर के अंदर काम आएगी। अगर आपको नहीं आती है तो कृपया करके आप पिछला वीडियो जरूर देखें, ठीक है। लगभग तीसरा या चौथा वीडियो है, आदर्श ग्रुप ऑफ एजुकेशन पे मिल जाएगा वो आपको संयोजकता वाला वीडियो, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, संयोजकता के आधार पर हम लोग इन समीकरणों को पूर्ण करेंगे। इससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि भाई सूत्र किस प्रकार से बनते जाते हैं। अब देखो, नाइट्रोजन N2 और H2 से क्या मिलकर बना। तो प्यारे बच्चों, हर समीकरण के अंदर एक धातु होता है और एक अधातु होता है। धातु और अधातु हमेशा आपस में क्रिया करते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है, याद करो नाइट्रोजन कितने नंबर पे है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, वो वीडियो देखनी पड़ेगी आपको। नाइट्रोजन है 7 नंबर पर। तो देखो
पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2 और अगले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 5। अब आपको पता है या तो आपको 5 इलेक्ट्रॉन बाहरी कोष में त्यागने पड़ेंगे अष्टक पूर्ण करने के लिए, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। तो सरल काम होता है 3 इलेक्ट्रॉनों का लेना। इलेक्ट्रॉन लेने वाले का हाथ नीचे। तो मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था -3 है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया -3। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन कितने नंबर पे है 1 नंबर पे। तो पहले कोष में कितना इलेक्ट्रॉन आया बताइए 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये अगर माइनस है और अभिक्रिया करे तो फाइनली ये क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, ये +1 है। अब देखो उत्पाद क्या बनेगा, उत्पाद क्या बनेगा, यहाँ पे मैंने नाइट्रोजन लिखा, N2 मत लिखना, सीधा नाइट्रोजन, और यहाँ पर मैंने क्या लिखा हाइड्रोजन लिखा। देखो नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण कितना है 3 है और हाइड्रोजन का कितना है 1 है। अब आप लोगों को ऐसा करना है, नो को एक की तरफ, नो को नाइट्रोजन को कितनी बार लिखना है 1 बार और हाइड्रोजन को कितनी बार लिखना है 3 बार। जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस प्रकार से, नाइट्रोजन को कितनी बार लिखा मैंने 1 बार और हाइड्रोजन को कितनी बार लिखा 3 बार। तो ये क्या बन गया NH3। तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज होता है कि NH3 क्यों आया, ये NH3 इस प्रकार आया, ठीक है। तो ये हमारी एक हो गई, ये हो गया अभिकारक और ये क्या हो गया उत्पाद। देखते जाना आप लोग। अब इसमें क्या बनेगा, इस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर क्या बनेगा देखते रहना आप लोग। एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोजन तो मैंने बता ही दिया आपको कि +1 है। ऑक्सीजन कितने नंबर पर था 8 नंबर पर। तो आपको याद होना चाहिए ओल्ड स्टाइल से टिप्पो -2 ऑक्सीकरण वाले, यानी इन इसका ऑक्सीकरण कितना है -2 है। पिछले वीडियो मैंने बताया आपको, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा ऑक्सीजन और यहाँ पे क्या लिखा हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण कितना है 2 और इसका कितना है 1। अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ऑक्सीजन को हम कितनी बार लिखेंगे 1 बार और हाइड्रोजन को कितनी बार लिखेंगे 2 बार। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं OH2 या H2O। तो प्यारे बच्चों ये आपके पास में कौन सा उत्पाद बन गया H2O, देख लो H2O, ठीक है, जल बन गया। अब यहाँ पर देखो मैग्नीशियम है वो क्लोरीन से क्रिया कर रहा है, मैग्नीशियम है वो किससे क्रिया कर रहा है क्लोरीन से। मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन क्या बनता है ये देखना है। मैग्नीशियम देखो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, मैंने बताया था आपको दूसरे वर्ग में इसकी +2 ऑक्सीकरण अवस्था है। या फिर आपको पता होना चाहिए मैग्नीशियम कितने नंबर पे है 12 पे। पहले कोर्स में कितने थे 2, अगले में 8, इसमें कितना है 2, ये 6 लेगा या 2 देगा। तो मैग्नीशियम का काम क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन देने का। तो मैग्नीशियम के नीचे इसका ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है +2, तो हमने 2 लिख दिया। क्लोरीन कितने नंबर पे है 17 मैंने बताया था 2, 8, 7, ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है इसकी 1। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीशियम को लिखेंगे हम 1 बार, मैग्नीशियम को कितनी बार लिखेंगे 1 बार लिखेंगे और क्लोरीन को कितनी बार लिखेंगे 2 बार। तो ये क्या बन गया MgCl2। तो देखो अगर आप MgCl लिख देते तो गलत होता, आपको क्या लिखना है MgCl2। तो ये हमारी एक प्रकार की समीकरण क्या हो गई पूरी हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अगला है हमारा NaOH प्लस HCl। इससे क्या बनता है प्यारे बच्चों, पहले तो पहचानो आप इसमें धातु कौन और अधातु कौन है। यहाँ पे सोडियम की संयोजकता कितनी है या ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन सोडियम की ऑक्सीकरण अवस्था है +1 और इस हाइड्रोक्साइड की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है -1। इस हाइड्रोजन की कितनी है +1 और इस क्लोरीन की कितनी है -1। ये आपके पास दी हुई है। ध्यान देना ये समीकरण जो मैं बता रहा हूँ बनानी, वैसे एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, एग्जाम में तो पूरी बनी हुई समीकरण होगी। बनी कैसे है ये मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब आप लोग कैसे करोगे इसको तैयार, ध्यान देना प्लस वाला माइनस के साथ क्रिया करेगा। इधर प्लस वाला कौन है Na और इधर माइनस वाला कौन सा Cl। तो Na भी देखो 1 बार लिखना है और Cl भी कितनी बार है 1 बार। तो सूत्र क्या हुआ बताइए NaCl प्लस, अब देखो इधर माइनस वाला कौन है OH और इधर प्लस वाला यानी माइनस के साथ कौन जुड़ेगा प्लस वाला H, -1 + 1 तो क्या बना HOH
यानी दो तो H है और एक O है, क्या बना H2O। इस प्रकार से ये क्या बनी बताइए, आपके पास में अभिक्रियाएं बनी है, राइट। तो प्यारे बच्चों, ये हो गई हमारे रासायनिक समीकरण के बनने का एक प्रकार का तरीका। हालांकि ये जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके 10th के अंदर तो ये पूरा समीकरण दी हुई होगी, फिर भी मैंने बताने का प्रयास किया है। आप लोग आवर्त सारणी जो मैंने ऑक्सीकरण अवस्था बताने का प्रयास किया था पूरी सारणी बना करके, वो आपको जरूर याद करना है, देखना है, तब जाकर आप इसे अच्छे से समझ पाओगे। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ वो देखो। प्यारे बच्चों, दिमाग लगाओ आप लोग। मान लीजिए आपके पास 3 लीटर दूध है। इस 3 लीटर दूध में आपने कुछ खट्टा पदार्थ मिलाया है, दही मिलाया थोड़ा सा, तो बताइए वो दही बनेगा, दूध से क्या बना है, दही। यानी दूध है मेरे पास 3 लीटर, और मैं अगर इसको दही में बनाना चाहूंगा तो सुबह देखूंगा तो क्या दही 6 लीटर थोड़ी हो जाएगा, 3 का 3 ही रहेगा ना। मान लीजिए अब गर्मियों का मौसम है, हमें नींबू पानी बनाना है, इम्यूनिटी सिस्टम को भी बढ़ाते हैं। आपको भी बता देता हूँ, अगर आप पे नींबू और पानी है, वो चाय की जगह आपको नींबू पानी पीना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है इस गर्मियों के अंदर, ठीक है। तो देखो नींबू है, मान लीजिए 100 ग्राम नींबू का रस डाला है और 3 लीटर पानी डाला है, तो ये दोनों हो गया पदार्थ, यानी अभिकारक हो गया। इन अभिकारकों से क्या बना, उत्पाद, और उस उत्पाद का नाम बना नींबू पानी। क्या बना, नींबू पानी। तो बताओ नींबू पानी कितना होगा, 3 लीटर 100 ग्राम। कितना होगा, 3 लीटर 100 ग्राम। ऐसे थोड़ी है कि 3 लीटर पानी से 50 लीटर पानी वो नींबू पानी बन गया, ऐसा नहीं है। यानी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जितना अभिकारक होगा उतना का उतना क्या होगा, द्रव्यमान होगा। जितना अभिकारक होगा उतना का उतना क्या होगा, द्रव्यमान होगा, ठीक है। तो अब हम देखना चाहते हैं इन अभिक्रियाओं में जितने अभिकारक है उतने ही द्रव्यमान है क्या। इधर नाइट्रोजन कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, 2, और इधर नाइट्रोजन कितना दिखाई दे रहा है, 1। इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और इधर हाइड्रोजन कितने दिखाई दे रहे हैं, 3। बताइए क्या ये अभिकारक और उत्पाद बराबर है, नहीं। आप लोग देख सकते हो नाइट्रोजन का द्रव्यमान होता है 14, तो 14 इंटू 2, हाइड्रोजन का होता है 1, टोटल हाइड्रोजन है 2, नाइट्रोजन का होता है 14, द्रव्यमान की बात कर रहा हूँ मैं, और हाइड्रोजन का होता है 1, लेकिन टोटल हाइड्रोजन कितने, 3। जोड़ो आप, 14 को 2 से इंटू करो 28, 1 को 2 से इंटू करो 2, 14 तो हो गए, और 14 और प्लस 3 यानी 28 और 2 कितने हो गए, 30, और इधर कितने बताओ, 17। क्या अभिकारक उत्पाद के बराबर है, नहीं है। तो इसका मतलब इस अभिक्रिया के अंदर अभिकारक और उत्पाद बराबर नहीं है। तो ध्यान देना आप लोग, ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारक और उत्पाद बराबर नहीं है उन अभिक्रियाओं को कंकाली समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, कंकाली समीकरण। तो बताओ कंकाली समीकरण किसे कहते हैं, जिस अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद बराबर नहीं हो उन अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, कंकाली समीकरण। हम आपको समीकरणों को संतुलित करना भी बताएंगे, राइट। यहाँ पे है देखो हाइड्रोजन कितना है, 2, इधर भी कितना है, 2 बराबर, लेकिन इधर ऑक्सीजन कितना है, 2, और इधर ऑक्सीजन कितना है, 1। इसका मतलब ये अभिक्रिया भी बराबर नहीं है। इधर मैग्नीशियम कितना है, 1, इधर भी कितना है, 1, क्लोरीन कितना है, 2, इधर भी कितना है, 2। इसका मतलब ये अभिक्रिया संतुलित है, ये कंकाली नहीं है। यहाँ पे देखो सोडियम कितना है, 1, इधर भी कितना है, 1, इधर ऑक्सीजन कितना है, 1, इधर भी कितना है, 1, हाइड्रोजन इधर 1 और 1 कितने हैं, 2, इधर भी हाइड्रोजन कितना है, 2। इसका मतलब ये समीकरण भी क्या है, संतुलित, और ये 2 समीकरण क्या है, असंतुलित। तो अब हम आपको बताते हैं अभिक्रियाओं को संतुलित कैसे किया जाता है, राइट। तो प्यारे बच्चों, हम लोग देखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित। अब एक यहाँ पे एक क्वेश्चन स्टार लिखो, हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों है। क्वेश्चन क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों है, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये क्या है, अभिकारक, और इधर वाला क्या है, उत्पाद। ये अभिकारक और ये क्या है, उत्पाद। हम लोग देखेंगे कि अभिकारक और उत्पाद बराबर है क्या। तो देखो
यहाँ पे Fe कितना है अभिकारकों की तरफ, देखो इस प्रकार की टेबल बनानी है आपको, ठीक है। और ये जो टेबल है, इस टेबल के अंदर अभिकारक एक तरफ लिखना है और उत्पाद दूसरी तरफ। यहाँ पे आयरन यानी Fe है, ये आपको 1 दिखाई दे रहा है। अब उत्पाद की तरफ जाओ, Fe कितने दिखाई दे रहे हैं, 3। यहाँ पे हाइड्रोजन आपको 2 दिखाई दे रहा है। इस साइड देखो हाइड्रोजन कितना है, 2। यहाँ पे आपको ऑक्सीजन 1 दिखाई दे रहा है और इस साइड कितना दिखाई दे रहा है, 4। तो बच्चों क्वेश्चन में अभी जो लिखाया था, हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों है, तो आप लोग ध्यान देना, ध्यान से देखना। आपने 9th क्लास में पढ़ा एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर द्रव्यमान का न तो आप निर्माण कर सकते हो और न ही उसे नष्ट कर सकते हो। मतलब जितना अभिकारक होता है उतना का उतना उस अभिक्रिया में उत्पाद बनेगा। तो बच्चों अगर हम लोगों ने देखा यहाँ पे, तो यार अभिकारक और उत्पाद तो बराबर नहीं है, इसका मतलब द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन नहीं हो रहा है। अतः द्रव्यमान संरक्षण के नियम के पालन करने के लिए हमें रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करने की आवश्यकता है। तो ये समीकरण आपको दी हुई मिलेगी, ऐसी समीकरण आ सकती है, संतुलित कीजिए। ध्यान से समझना। सबसे पहले हमने एक टेबल बनाई, एक साइड में अभिकारक और दूसरी साइड में उत्पाद। मैं बहुत सारे आपको एग्जांपल बताऊंगा तो आपको अच्छे से पूरा समझ में आ जाएगा, राइट। अब टेबल के अंदर अभिकारक की तरफ आपने लिख लिया Fe। इसके पश्चात आप लोग लगा सकते हो, सब के अंदर कोष्टक लगा देना ऐसे, इस प्रकार। इतना काम करना है आपको। अब देखो यहां पे देखो अभिकारक और उत्पाद हमें बराबर करना है। यहां पे अभिकारक 1 और यहां पे उत्पाद 3 है, तो हमें अभिकारक को भी क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। 3 कब हो सकता है, जब मैं 1 को 3 से इंटू कर दूं। तो देखो 1 इंटू 3 बराबर कितना हो जाता है, 3, और उत्पाद ऑलरेडी कितना है, 3। तो ध्यान देना, रासायनिक अभिक्रियाओं को जब आप संतुलित करते हो और अपनी तरफ से जो संख्या लगाते हो, उस संख्या को सदैव और सदैव और सदैव परमाणु, अणु या यौगिक के आगे रखना है। जैसे एक मान लीजिए बस है, ये सारी बसें हैं, और आप जो संख्या लगाओगे वो ड्राइवर है, और ड्राइवर हमेशा बसों की केबिन में बैठता है, तो आपको केबिन में ही संख्या लगानी है। तो यहां पर मैंने क्या कर दिया बताइए, 3 लगाया। तो देखो मस्त हो गया, खुश हो गया आयरन कि मेरे पास Fe यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पर भी Fe कितना है, 3 है, बराबर है। अब देखो आप लोग नीचे हम जाते हैं हाइड्रोजन की तरफ। यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 और 2 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हाइड्रोजन को छेड़ना ही नहीं है अभी तक। अब नीचे जाओ, ऑक्सीजन कितना है अभिकारक में, 1, और उत्पाद में कितना है, 4। तो हमें बराबर करेंगे, तो आप बताओ कैसे करेंगे बराबर, 1 इंटू 4, यानी हमें 4 लगाना है, वो भी अभिकारक की तरफ। तो ये देखो बस है, इस बस में हमें चौका लगाना है। तो अब चौका कहां लगाओगे, याद रखना ड्राइवर है ये, इस ड्राइवर को आप पीछे बैठाओगे तो फिर बस कैसे चलेगी, केबिन में बैठाना पड़ेगा, आगे ही आगे। और जो ड्राइवर है ये पूरी सवारियों का क्या रखेगा, ख्याल रखेगा। अब ध्यान देना, यहां पे हाइड्रोजन कितनी हो, यहां पे मैंने क्या लगा दिया, एक 4 लगा दिया। जैसे ही 4 लगाया तो हाइड्रोजन 4 2 कितने हो गए, 8 हो गए। लेकिन यहां पर तो सॉरी ऑक्सीजन की बात की मैंने, यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए लगाया है, तो ये 4 लगा दिया ना, तो 4 लगाते यहाँ पे देखो मेरे पास ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 हो गया। आगे वाली संख्या सभी से इंटू होगा ना, तो ऑक्सीजन मेरे पास कितना हो गया, 4, और इधर भी ऑक्सीजन कितना है, 4, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन हाइड्रोजन की तरफ बढ़ोगे आप, तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हो गए मेरे पास, अभिकारक में ऑटोमेटिक कितने हो गए हैं, 8 हो गए हैं। कितने हो गए हैं, 8। लेकिन उत्पाद में कितने हैं, 2। तो बताओ मुझे कितने लगाने पड़ेंगे, अब हमें उत्पाद की तरफ इंटू 4 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी कितने हो गए, 8। अब देख सकते हो आप Fe यानी आयरन कितने, 3, इधर भी Fe कितना है, 3। हाइड्रोजन 4 2 कितने हैं, 8, इधर भी 4 2 कितने हैं, 8। ऑक्सीजन कितने हैं, 4, इधर भी ऑक्सीजन कितने हैं, 4। इस प्रकार से ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया या समीकरण है वो संतुलित हो चुकी है। ठीक है, एक समीकरण और डालता हूं मैं, इसको भी संतुलित करना है। N2 प्लस H2, इससे क्या बना है, NH3, हमें संतुलित करना है।
इस प्रकार संतुलित यानी संख्याओं को बढ़ा घटाकर लिखना, इस प्रकार को संतुलित करने की जो समीकरण को संतुलित करने की विधि को हिट एंड ट्रायल विधि बोलते हैं। अब टेबल बार बार लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप लगा करके देख सकते हो वरना डायरेक्ट दे सकते हो। इधर अभिकारक में चलो टेबल लगा करके आप देख सकते हो, इधर मैंने क्या किया, अभिकारक लिखा और एक साइड में क्या लिखा, उत्पाद। तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं यार, 2 है, और यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, 1 है। तो बराबर करने के लिए क्या करूंगा मैं यहाँ पे क्या करा दूंगा, 2 लगा दूंगा। तो नाइट्रोजन इधर कितने हो गए, 2, यहाँ पर भी नाइट्रोजन कितने हो गए, 2 हो गए। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन की बात करूं मैं, तो हाइड्रोजन अभिकारक में कितने हैं, 2, लेकिन उत्पाद में कितने हो गए, अब इंटू होगा ये 3 2 6 होगा, राइट। तो यहाँ पे 3 2 आपको 6 दिखाई दे रहा है, तो हाइड्रोजन इस साइड में हो गई 6 और इधर केवल रह गई 2। तो बताओ कितना लगाना चाहिए, इतना तो यार कैलकुलेशन आता ही आपको, 3 लगाना चाहिए, 3 2 कितने हो गए, 6। तो नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 6 और इधर भी 6। समीकरण कौन सी हो गई, संतुलित हो गई। जैसे H2 प्लस O2 क्या बना, H2O, राइट। तो अब देखना आप लोग यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहां पर भी कितने हैं, 2, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और यहाँ पे कितना है, 1। यानी इस साइड में ऑक्सीजन कितना है, 2 अभिकारक की तरफ में, और उत्पाद की तरफ में भी कितना है, 1 है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 2 करें तो क्या हम 2 लगा सकते हैं, यहाँ पे नहीं, ये एक प्रकार की क्या है, बस है, और इस बस के अंदर हम जो संख्या लगाएंगे वो ड्राइवर हमेशा आगे बैठेगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे 1 है, तो हमें आगे क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। तो अब देखो ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे पास, 2, अब हटा सकते हो आप ऐसे। ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे पास, 2, इधर भी ऑक्सीजन कितने हो गए, 2। क्या ये संतुलित है, नहीं। अब देखो आप लोग यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 4 2 8, राइट, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 2। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 4 और लगाना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ी लगाएंगे, आगे लगाएंगे। देखो हाइड्रोजन 4 2 कितने हो गए, 8, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 2 8, ऑक्सीजन 2 और यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए। और देखो आप लोग जैसे Cu प्लस O2, इससे बन रहा है CuO, क्यूप्रिक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड जनरल बोल सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कॉपर कितना है, 1, यहाँ पर भी कितना है, 1, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1। तो हम क्या करेंगे, क्या 2 यहाँ पे लगा देंगे, नहीं, यहाँ पर हम लोग नहीं लगाएंगे, हमें ऑक्सीजन को क्या लगाना पड़ेगा, आगे करना पड़ेगा। तो अब देखो Cu कितना है, इधर कितना है, 1, लेकिन अभी इधर कितने हो गए, 2, तो यहाँ पे हमें 2 लगाना पड़ेगा, 2 Cu O2 यानी 2, और इधर भी ऑक्सीजन 2। इस प्रकार से आप लोग रासायनिक समीकरणों को संतुलित कर सकते हो। इनको नोट करना है अच्छे से। 1 2 उदाहरण और देता हूं मैं आपको, अच्छे से करना है उसको। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl MgOH2 का सूत्र है ये, और इससे क्या बनेगा, MgCl2 प्लस क्या बनेगा, जल H2O। ये एग्जाम में समीकरण दी हुई होगी। अब हमें इसको संतुलित करना है। देखो इधर मैग्नीशियम कितना है, 1, इधर मैग्नीशियम कितना है, 1। ये कहता है हम दोनों की तरफ से देख बराबर है 1 1, बल्ले बल्ले है। अब यहां पर देखो आप लोग कोष्टक और ये दुआ, ये ऑलरेडी अभिक्रिया के अंदर दिया हुआ है। इसका मतलब यहां पे ऑक्सीजन 2 है और हाइड्रोजन भी कितना है, 2 है। देखो आप लोग, अब यहां पे ऑक्सीजन कितना है, देखो 2, इस साइड में ऑक्सीजन 2 है ना, लेकिन यार यहां पे तो ऑक्सीजन 1 ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे, हम कोष्टक लगा लो। बराबर करने के लिए ऑक्सीजन यहां पे आपको 2 दिखाई दे रहे हैं ना, तो आपको ड्राइवर को केबिन में बैठाना है। तो देखो आप लोग, यहां पे ऑक्सीजन 2 है और यहां पर भी ऑक्सीजन देखो कितने हो गए, 2, बराबर हो गए। ऑक्सीजन 2 और यहां पर भी ऑक्सीजन 2। अब हाइड्रोजन की तरफ बढ़ो, यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो ये रहे 2 है ना। देखो माथा पीछे करनी पड़ेगी आपको, पेंसिल से वर्क करना है आपको। 2 और 1 कितने हो गए, 3। टोटल अभिकारक में हाइड्रोजन कितने हो गए आपके पास, 3 हो गए। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, तो ये रहे 1 और 1 3।
लेकिन यहां पर कितने हो गए हमारे पास, 4 हो गए। तो अब 4 करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि इधर देखो हाइड्रोजन दो दो कितने हैं 4, और इधर 2 और 1 कितने हैं 3। अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूं तो हाइड्रोजन 2 तो ये रहे और 2 ये रहे, कितने हो गए 4। इधर ऑलरेडी कितने हैं 4। अब आप लोग क्लोरीन की तरफ जाओगे तो यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं 2, और यहाँ पर भी क्लोरीन कितने हैं 2। समीकरण संतुलित। देखो आप, मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन 2, 2, हाइड्रोजन 2 और 2 कितने हो गए 4, ये रहा 4। अभिकारक के टोटल जोड़ने, उत्पाद के टोटल। क्लोरीन यहाँ पे कितने हैं 2, यहाँ पर भी कितने हैं 2। ये समीकरण ऑलरेडी क्या हो गई, संतुलित हो गई। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग। मेरे पास है BaSO4 प्लस NaCl, ये बना Na2SO4 प्लस BaCl2। ये है समीकरण मेरे पास। बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, ये समीकरण दी हुई मिलेगी। आपको पूछेगा कि इसको संतुलित करो, तो याद रखना कैसे संतुलित करोगे आप। इधर देखो बेरियम कितना है, यानी एक साइड में आप लोग ऐसे बना भी सकते हो, अभिकारक और उत्पाद। अगर आपको इस प्रकार से सीधा ऐसे समझ में नहीं आता तो ऐसे टेबल बना लेना आप लोग, लेकिन बार बार अभ्यास करोगे तो जरूर समझ में आ जाएगा। अब आप लोग सभी के देखो, बेरियम है तो यहाँ पे लिखा मैंने Ba, और क्या है सल्फर, और क्या है ऑक्सीजन, और क्या है सोडियम, और क्या है क्लोरीन। तो 1 2 3 4 5 टोटल समीकरण के अंदर 5 परमाणु है। ठीक है, अब अभिकारक वाले जोड़कर लिखते, तो अभिकारक इधर कितना है 1, Ba देखो अभिकारकों में 1 ही है, इधर भी Ba कितना है 1। अब देखो सल्फर इधर कितना है 1, और इधर भी कितना है सल्फर 1, 1 1 देखो कोष्टक नहीं है कोई। ऑक्सीजन देखो इधर कितने हैं 4, और इधर भी ऑक्सीजन कितने हैं 4। सोडियम देखो आप लोग इधर कितना है 1, लेकिन यहाँ पे Na2 सोडियम 2, ये गड़बड़ है कि यहाँ पे। क्लोरीन यहाँ पे कितना है 1, और यहाँ पे क्लोरीन कितना है 2। अब हमें बराबर करना है। बेरियम देखो 1 है, कोई दिक्कत नहीं, बराबर। सल्फर देखो इधर, इतने में देखो सिर्फ एक ही एस है, और इतने में भी देखो केवल एक ही एस है, बराबर। ऑक्सीजन यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है, बराबर। अब दिक्कत यहाँ पे आएगी, सोडियम यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 है, तो बताओ क्या करना है आपको। यहाँ पे 1 है सोडियम और यहाँ पे कितने हैं 2, तो क्या करोगे आप 2 लगाओगे, कहाँ लगाओगे, बस के केबिन में लगाओगे। तो आपके पास सोडियम कितने हो गए बताइए 2 हो गए। अब देखो यहां पर जैसे ही 2 लगाया तो ये क्लोरीन भी तो 2 हो गए ना, क्योंकि पूरे से गुणा होगा। तो यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे ऑलरेडी क्लोरीन 2 है, तो ये समीकरण आपकी कौन सी है, संतुलित है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में सबसे पहले हमने रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी, पदार्थों का आपस में क्रिया करना और नए पदार्थों के निर्माण करने की प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के अंदर सूत्रों एवं प्रतीकों के रूप में हम लोग व्यक्त कर देते हैं, तो उसको रासायनिक समीकरण बोल देते हैं। इसके 2 भाग होते हैं, अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उत्पाद नए बनते हैं। इसके पश्चात रासायनिक समीकरण को हमें क्या है कि इनको भौतिक अवस्थाओं के आधार पर भी लिख सकते हैं। इसके पश्चात हम लोगों ने देखा कि अगर अभिकारक और उत्पाद बराबर नहीं है तो वो रासायनिक समीकरण असंतुलित है, जिसे कंकाली समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण को हम संतुलित करने की आवश्यकता पड़ी द्रव्यमान संरक्षण नियम की पालन करने के लिए। इसके पश्चात हम लोगों ने रासायनिक समीकरण को इस प्रकार से संतुलित किया। और ध्यान दिए, संतुलित करना आना बहुत ज्यादा जरूरी है। पूरे लेसन में आपके 5 6 7 8 में जो भी आपको अभिक्रिया मिले, उन सभी अभिक्रियाओं को संतुलित करने का प्रयास करें। जो नहीं आए वो मुझे पूछना, कल हम आपको बताएंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। धन्यवाद, अच्छे से देखना, ठीक है, समझ में आ जाएगा।